अभी तक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन में आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दिख रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसमें इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे है डिराइव करना वो सीख लेते हैं, और उसमें दो हम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, एक तो ज़ीरो ऑर्डर का और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये जो दोनों डेरिवेशन है ये आप ध्यान में रखेंगे। फाइनली एक्चुअली इसका जो है सो फाइनल रिजल्ट से मतलब है, बट बिहार बोर्ड में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कई बार पूछा जा चुका है। सीबीएसई बोर्ड्स में डेरिवेशन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है यहाँ से, लेकिन जो रिज़ल्ट है उससे बेस्ड ग्राफ भी और उससे रिलेटेड जो है सो न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछा जाता है। तो पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जानेंगे ज़ीरो ऑर्डर का और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने सेलेक्ट किया है ज़ीरो ऑर्डर, तो ज़ीरो ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो n हम लोग लिखते थे वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है R और ये है प्रोडक्ट P। तो इसके लिए रेट लिखने का दो तरीका आपको अभी हम बता चुके हैं। एक तो हम लोग इसमें लिखते थे माइनस dR/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। तो ये जो है सो हम लोगों के पास एक इक्वेशन 1 होगा। और दूसरा जिसमें हम लोग रेट कांस्टेंट यूज़ करते थे तो K लिखेंगे और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R और इसका पावर, चूँकि हम लोगों के पास जो है सो ज़ीरो ऑर्डर है तो ये ज़ीरो। तो कभी भी रिएक्टेंट का पावर ज़ीरो अगर है या किसी भी नंबर का पावर ज़ीरो होता है तो वो 1 हो जाता है। तो ये जो हम लोगों के पास चीज़ है रेट, ये हो जाएगा K के बराबर। तो इसको हम क्या देते हैं कि ये है इक्वेशन 2। बोथ दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो राइट साइड है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं माइनस dR/dt इक्वल्स टू K। ये हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन है वो आ रहा है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। अब इसको आगे हम लोग क्या करते हैं वो देखना है। यहाँ पर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये डेरिवेशन आप 2 बार 4 बार लिखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। आगे हम लोगों के पास जैसे ये अरेंजमेंट इसको कर दें तो ये माइनस dR हम लोग सिर्फ इधर लेफ़्ट साइड में रहने देते हैं और dt को K के साथ लिख देते हैं। तो इधर लिख देंगे हम लोग K dt, माइनस dR इक्वल्स टू हो जाएगा K dt। माइनस यहाँ से ख़त्म करते हैं तो यहाँ माइनस हम लोगों को लगा देना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेशन dr का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, dx का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि x होता है, तो dr का r हो जाएगा और dt का t हो जाएगा। k कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं, तो dr का इंटीग्रेशन होकर के आएगा हम लोगों को r, k कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट रहेगा और dt का t हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग जो है सो मैथ्स में जोड़ देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लिखते हैं I है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जनरली आप C लिखते हैं, बट यहाँ C कंसंट्रेशन से कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए हम लोग I लिखते हैं। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिला। इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करना है। कंडीशन क्या कि मान लीजिए कि रिएक्शन का रेट अभी हम लोगों को 0 टाइम पे शुरू करना है। दैट इज़ व्हेन रिएक्शन हैज़ जस्ट स्टार्टेड। टाइम 0 है तब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, अगर 0 टाइम पे बात करें तब क्या होगा? तो टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ और हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग इक्वल लिखते हैं R0, जब टाइम 0 है तब के लिए। तो ये वाला जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं R0 इक्वल्स टू माइनस K इंटू T, हम लोगों ने क्या मान लिया है? 0 प्लस I। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि R0 इक्वल्स टू K इंटू 0, तो 0 हो जाएगा I। यहाँ से आपको पता चला कि R0 इक्वल्स टू है I, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था वो। अब इस I का वैल्यू जो R0 आया है उसको हम लोग थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हम लोगों के पास हो जाएगा R इक्वल्स टू
माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये एक इक्वेशन हो गया, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और अब यहाँ से आप अगर सॉल्व करें के टी को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और आर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो के टी इक्वल्स टू आप जो है सो लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर। और सिर्फ अगर आपको टी चाहिए तो सिर्फ टी के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर बाई के टी इधर करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है सो एक एक्सप्रेशन आया, क्या चीज़ के लिए? टाइम के लिए। और ये किसका है? तो ज़ीरो ऑर्डर का ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोगों को मिला, जिसमें टी कैलकुलेट करना होगा तो ऐसे ही यूज़ करेंगे, के कैलकुलेट करना होगा तो के इधर कर देंगे, टी इधर कर देंगे। अब इसमें ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इस फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ हम लोगों से पूछा जाता है। तो उसको आइए हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे हम लोगों के पास बनेगा। इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ मेनली हम लोगों को देखना है। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ये y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन पे सेट हो रहा है। तो ये स्लोप आपको दिख रहा है कि नेगेटिव साइन के साथ है, तो ग्राफ का नेचर आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि नेगेटिव साइन के साथ होगा और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो इधर हम लोगों के पास y एक्सिस पे क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको? टाइम दिख रहा है। तो x एक्सिस पर हम लोगों को टाइम दिख रहा है और ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ है तो ऐसे नेगेटिव स्लोप के साथ ये जाएगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस पर है, ये इंटरसेप्ट जिसको c कह रहे हैं, तो ये क्या देगा? तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या है, जिसको m कहते हैं? तो स्लोप का वैल्यू है k, नेगेटिव साइन के साथ है तो माइनस k। दैट इज़ अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग ग्राफ बनाएं और वो ज़ीरो ऑर्डर का होगा तो उसका स्लोप माइनस के हम लोगों को मिल जाएगा। दैट इज़ रेट कांस्टेंट नेगेटिव साइन के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कैसे बना, मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को जानना है हाफ लाइफ के बारे में। तो किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या है? तो इसको सिंपली बताया गया कि हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल है जितनी देर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। मान लेते हैं कि किसी रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम में 100% था, और जितनी देर में वो 50% हो जाएगा वही टाइम कहलाएगा उसका हाफ लाइफ। फिर 50 से आगे 25 जितनी देर में हो जाएगा वो कहलाएगा उसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम लोग अगर समझना चाहें तो बड़ा आसान सा है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। हाफ लाइफ इसको T1/2 या फिर T0.5 ऐसा जो है सो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो ये जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट आप शुरू करें, 100% है आपके पास, तो 100% से इसको 50% होने में जितना देर लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं T हाफ। फिर अगला स्टेप में बात करें तो 50% से इसको 25%, इसका आधा 25% है, जितना देर लगेगा वो कहलाएगा T हाफ। फिर 25% से भी हाफ अगर हम लोग जाएं तो 12.5% होने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा T हाफ। तो इस तरह से आप फिर 12.5 का आधा 6.25 ऐसे हम लोग करते जाएंगे। तो ये हाफ लाइफ को डिफ़ाइन हम लोग कैसे करते हैं वो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कहते हैं इट इज़ द, हाफ लाइफ के बारे में डेफिनेशन है, इट इज़ द टाइम इंटरवल, इट इज़ द टाइम इंटरवल during which concentration of reactant becomes half of its इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहते हैं इट इज़ द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। और ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों के पास जो है सो ये इक्वेशन है। अभी हम लोगों ने इसको डिराइव किया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम लिखने का वैल्यू जो था वो था R0 माइनस R/K।
अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को अगर आप हाफ लाइफ करके अप्लाई करें इसी इक्वेशन को, तो इसी इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग टी हाफ लिखना चाहें तो टी हाफ करने में क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आर नॉट आप रहने देंगे, ये आर नॉट रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है तो आर नॉट का आधा हो जाएगा। तो आर नॉट का आधा हम लोग कहेंगे आर नॉट बाई 2, और नीचे जो है सो आपके पास के रहेगा। अब आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, आर नॉट बाई 2 मिलेगा। तो ये है आर नॉट बाई 2 और नीचे रहेगा के, और फाइनली ये जो है सो आपके पास इक्वेशन टी हाफ इक्वल्स टू, सॉल्व करें इसको तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा आर नॉट बाई 2 के। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास मिला जिसमें है टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2 के, ये हम लोगों के पास किसके लिए है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ लिखने का तरीका है। फिर यही चीज़ बिल्कुल यही वाला चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का और फिर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का डिराइव करेंगे। सवाल उससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे उतना सवाल नहीं, कभी ऑप्शन में खाली आपसे रहेगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर वाला जो हाफ लाइफ होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, तो उसको जब हम लोग डिराइव करेंगे तब देख सकते हैं। अब हम लोगों को जानना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये है किसके लिए, तो रिएक्शन का ऑर्डर जब 1 होगा तब के लिए। मतलब जैसे हम लोगों के पास कोई रिएक्शन है जिसमें आर रिएक्टेंट है और पी जो है सो प्रोडक्ट है, तो ये रेट लिखने का 2 तरीका हम लोगों को पता है। एक तो हम लोग लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, और दूसरा जो तरीका है वो हम लोग लिखते थे के रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और चूँकि इसका ऑर्डर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है 1 फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसका पावर हम लोग लिखते हैं 1, और ये हम लोगों के पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में लेफ्ट साइड में रेट ही है, तो राइट साइड वाला भी आपस में इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको मिलेगा माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा के और आर। पावर 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो आगे इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे कि ये दोनों जो आर वाला टर्म है एक साथ हम लोग कर देते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको माइनस डी आर है लेफ़्ट साइड में, और ये वाला जो आर है उसको भी इधर ही ले आते हैं, तो ये आर हो जाएगा, और इधर के लिख देंगे और ये डी टी लिख देंगे। डी टी को उस साइड ले गए और आर को इस साइड ले आए। तो अब इसमें नेगेटिव टर्म को अगर हम लोग इधर कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो ऑन इंटीग्रेशन हम लोग अगला स्टेप में लिखते हैं, ऑन इंटीग्रेशन। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि ln x log x जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो आता है। तो dr बाई आर का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे ln r, और k तो कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग ऐड जीरो ऑर्डर में जैसे ऐड करते थे i, तो ये i। दिस इज़ थर्ड इक्वेशन, ये हम लोगों के पास हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है कि इसमें फिर से इनिशियल टाइम के बारे में बात करते हैं। इनिशियल टाइम कहने का मतलब कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, टाइम t 0 पे हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर से हम लोग क्या लिखें, आर नॉट लिखेंगे, जैसा ज़ीरो ऑर्डर में था। सब कुछ ज़ीरो ऑर्डर के जैसा है, बस चेंज थोड़ा सा यहाँ पे आर पे है, डी आर बाई आर है, तो लॉग टर्म आपको इसमें दिख रहा है। ज़ीरो ऑर्डर वाले में लॉग टर्म नहीं आता है। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास जो है सो हो जाएगा ln आर नॉट, यहाँ पे आर के बदले आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, और आई जो है सो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, टी का वैल्यू 0 है,
तो k इंटू 0 और इधर I। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि k इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, ln r0 हो जाएगा I। तो यहाँ हम लोगों के पास ये एक्सप्रेशन में ln r0 इक्वल्स टू आया I। अब ये जो I का वैल्यू आया है उसको क्या करेंगे, ln r0 का वैल्यू I के बदले थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो अगला इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं ln r इक्वल्स टू माइनस kt और I के बदले हम लोग यहाँ से लिखेंगे ln r0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ln r0। तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। जैसे ज़ीरो ऑर्डर में इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ बनाए थे, तो इसमें भी हम लोगों को ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ से भी ग्राफ पूछा जाता है। अब आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। आगे क्या होगा कि इसको हम लोगों को यहाँ से क्या चाहिए होता है, तो k और t के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो अगर इसको हम लोग लेफ़्ट साइड में ले आएँ तो आगे हम लोग लिख सकते हैं kt इक्वल्स टू, और ये r उस साइड जाएगा, kt इक्वल्स टू हम लोगों के पास हो जाएगा ln r0 माइनस ln r। लॉग के बारे में आपको पता है कि log a माइनस log b log a बाई b लिखा जाता है। तो ये हम लोगों के पास जो kt है इसको आप लिख सकते हैं सिंपली ln इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं r0 बाई r, ऐसे भी हो सकता है। और अगर सिर्फ t लिखना है या सिर्फ k लिखना है तो t इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे 1 बाई k और इधर हो जाएगा ln r0 बाई r। ठीक है, ये हो जाएगा। और आपको ये पता है, मैथ्स में आपको पता है कि ln log के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ln हम लोग कहते हैं कि ये 2.303 log के इक्वल होता है। मतलब ln हटा करके आप log लिखना चाहते हैं तो ये 2.303 हो जाएगा। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू हम लोगों के पास ln के बदले 2.303 बाई k, और तब हम लोग यहाँ पर जो log है वो लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा r0 बाई r। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल जो है सो आपसे पूछा जाता है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैसे रहेगा वो, और हाफ लाइफ और फिर ग्राफ, दो चीज़ इसमें हम लोगों के पास बचा हुआ है। तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग डिराइव किए थे इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, वैसे ही हम लोगों के पास ये वाला जो है सो फोर्थ इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। और इसके लिए जो है सो हम लोग ग्राफ देखें कि कैसा होता है। तो ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस इधर, एक्सिस इधर है। तो वाई पे हम लोग लिखते थे ln r, ये लिखेंगे ln r यहाँ पर, और एक्स एक्सिस पे अपना जो है सो आएगा टाइम। तो ग्राफ का नेचर चूँकि स्लोप देख रहे हैं नेगेटिव है तो ये ऐसा ही होगा, इसमें स्लोप इक्वल्स टू आएगा माइनस k, और ये जो आपका इंटरसेप्ट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ln r का, वो हो जाएगा ln r0। तो ये जो हम लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर का है, ये जो ग्राफ आया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ में नेचर तो ऐसा ही है जैसा ज़ीरो ऑर्डर में दिख रहा था, बट उसमें क्या था, सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ लॉग के साथ ln के साथ जो है सो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। इक्वेशन का ग्राफ कैसे है उसको हम लोग अभी एक बार तो देखे, ln के टर्म में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं कि ln के बदले आपको पता है कि ln इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं 2.303 log। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास हो जाएगा 2.303 log r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस 2.303 log r0, ये हो जाएगा। अब इसमें सारे टर्म्स में अगर 2.303 से डिवाइड करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा log r, ये सिर्फ हम लोगों को इधर log r मिलेगा, और माइनस k बाई 2.303 इंटू टी, और इधर ये कट के हो जाएगा log r0। अब इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो वैसे ही y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ग्राफ का नेचर वही रहेगा नेगेटिव स्लोप के साथ। तो इधर हम लोगों के पास रहेगा log r
इधर जो है सो t, लेकिन स्लोप का वैल्यू आपको बदला हुआ मिलेगा। ये स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -k/2.303। इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। और ये किसके लिए है, तो ये जो हम लोगों के पास ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो है सो log r वर्सेस t का ग्राफ हम लोगों ने जब बनाया तो उसका स्लोप का वैल्यू कुछ आया 5000 6000 ऐसा कुछ लिख देगा। तो फिर बताइए उसका जो है सो k का वैल्यू क्या होगा। तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से स्लोप का वैल्यू -k/2.303 होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा था T = 2.303/k log R0 रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन बाय R रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसका फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर T हाफ हम लोग कर दें तो T हाफ वो टाइम होता है जितनी देर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। तो ये हम लोगों के पास 2.303/k रहेगा और इधर log, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो R0 है, फाइनल कंसंट्रेशन हम लोगों के पास इसका हाफ हो जाएगा तो R0/2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो R0 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, हम लोगों को मिलेगा क्या, तो T हाफ = 2.303/k log 2 मिलेगा ये। और log 2 का वैल्यू आपको पता है कि log 2 = होता है 0.301। कुछ वैल्यू आपको log का ध्यान में रखना होगा। log से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, वो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये log 2 का वैल्यू 0.301 है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो ये 2.303/k × 0.301 सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को T हाफ मिलेगा 0.693/k, रेट कांस्टेंट है k। तो ये एक जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि हाफ लाइफ देख रहे हैं आप कि इसमें कंसंट्रेशन टर्म कहीं नहीं है। यही चीज़ हम जीरो ऑर्डर में डिराइव किए थे तो उस समय रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन टर्म था, यहाँ पे R0 रहता था, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। और एक नोट करने वाला बात जान लीजिए कि जितना भी रेडियो एक्टिविटी वाला रिएक्शंस है वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो सारे रेडियो एक्टिविटी वाले रिएक्शंस में आप हाफ लाइफ 0.693/k यही इक्वेशन यूज़ करके अप्लाई करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको कार्बन का जैसे कार्बन 14 से रिलेटेड आ जाएगा तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, या फिर यूरेनियम हो गया, या फिर कभी स्ट्रोंशियम 90 के बारे में सवाल आएगा तो स्ट्रोंशियम 90 रेडियो एक्टिव होता है। तो जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उन सबों के हाफ लाइफ के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इन सबों से बहुत सारा थ्योरी हम लोगों के पास हो गया है, अब इन सबों से रिलेटेड लगातार हम लोग न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे पहले।